सो हे गाइस। सो आज की ये वीडियो होने वाली है चिंतन और भाषा खंड 3 के ऊपर, जो कि है BPCC 101 की, जिसमें हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिया है। सो इसमें आपको आज पढ़ना है चिंतन और भाषा में परिचय, उपदेश, चिंतन की अवधारणा और प्रकार और रचनात्मक संकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतन। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के 2 टुकड़ों में टूट गया और एक आइसबर्ग से टकराने के बाद उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में डूब गया। दावा किए गए कि कभी भी न डूबने वाला अकल्पनीय टाइटैनिक का रहस्यमय रहस्य हमेशा से कई लोगों को लिए दिलचस्पी का विषय बना रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये घटना में चर्चा क्यों की गई? क्योंकि यह हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पे विडंबना को उजागर करता है। एक तरफ हमारे संज्ञानात्मक क्षमताओं में व्यापक क्षमताएं हैं, दूसरी ओर यह हमारे प्रभावी निर्णय लेने में बाधा डालता है। संज्ञानात्मक त्रुटि के कारण गलत निर्णय की एक ऐसी घटना को उजागर करने के लिए टाइटैनिक के मामले पर चर्चा की गई। इसमें मेनली कहना चाहता है कि चिंतन जो होता है वो आपको कैसे किसी चीज पे विचार करने के लिए निश्चित करता है। चिंतन की अवधारणा और प्रकार। गैरेट के अनुसार चिंतन एक व्यवहार है जो अक्सर अंतर्निहित में छिपा हुआ होता है, जिसके प्रतीकों को नियोजित किया जा सकता है। और गिमलर ने चिंतन की समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, जिसमें हम प्रत्यक्ष गतिविधियों के स्थान पर विचारों या प्रतीकों का उपयोग करते हैं, परिभाषा किया है। इस प्रकार चिंतन लक्ष्य निर्देशन व्यवहार है। सब लोगों ने अपने अपने परिभाषाएं। सभी लोग ने चिंतन को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया। चिंतन प्रत्यात्मक। चिंतन को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ समान प्रकार के चिंतन है इस प्रकार: प्रत्यात्मक या ठोस चिंतन, किसी ठोस वस्तु की धारणा के लिए किया गया सबसे सरल रूप से। यदि आपकी आपकी आपसे आपकी पसंदीदा पुस्तक पर 4 वाक्य लिखने के लिए कहा जाए तो आप चिंतन का उपयोग कर सकते हैं। वो चीज जो हमें किसी के बारे बोलने के बाद जो हम लोग सोचते हैं वो चिंतन होता है। जैसे एक iPhone 14 के बारे में सोच बोले तो आपको चिंतन हो गया हो कि कैसे कैसे चिंतन, तो कैसे कैसे थॉट क्रिएट होते हैं दिमाग में उसी चीज पे। अवधारणा या सार चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन से बेहतर इसमें किसी समस्याओं को हल करने के लिए अवधारणाओं, प्रतीकों या भाषा का उपयोग करना शामिल है। परावर्तन चिंतन। तो इसमें अंतर्दृष्टि आधारित चिंतन है जो किसी सामान्य हल करने के लिए पीछे अनुभव का उपयोग करते हैं। जैसे मैथ में पीछे बैक में कैलकुलेशन करता है। ये नहीं आप 10 जोड़ने 5 और 5 जोड़ने के लिए 5 उंगली और 5 उंगली मिलाकर 10 बनाता है। रचनात्मक चिंतन। नए और नवीन विचारों को वस्तु को बनाने के लिए चिंतन, जैसे वीडियो क्रिएशन, जो लोगों के दिमाग में क्रिएटिव होता है, VFX, स्पाइडरमैन जैसी चीज। आलोचनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मानवताओं की जांच करना शामिल है। चिंतन की प्रक्रिया मानसिक कल्पना और अवधारणा प्रस्ताव। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। चिंतन की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है? चिंतन की प्रक्रिया मेन बात से शब्द को सुनते और प्रस्ताव विचार में जाना जाता है। किसी को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह काला काला एक सुंदर रंग है, जैसे वह कुछ प्रस्ताव दावा कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रस्ताव विचार कहा जाता है। चिंतन एक अन्य तरीका दृश्य विचार या काल्पनिक विचार है। यह विचार का प्रकार है, इसे हम अपने मन में देखते हैं। प्रस्ताव विचार या काल्पनिक विचार। चिंतन 2 प्राथमिक तरीके हैं। चिंतन के 2 प्राथमिक तरीके हैं। काल्पनिक विचार को समझने के लिए पहले हमें मानसिक छवियों को समझने की जरूरत है। प्रस्ताविक विचार को समझने के लिए हमें अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। पिक्चर्स इन योर माइंड, मेंटल इमेजनरी। जो आपको अभी हम बोल देंगे तो वो आपके दिमाग में मेंटल इमेजनरी बन जाएगा। जैसे कि एक यूट्यूब का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो, संकल्पना, प्रस्ताव। तो प्रस्ताव पे देखते हैं। प्रस्ताव मानसिक प्रतिनिधियों का एक रूप है, लेकिन वो न तो शब्द के रूप में है और न छवियों के रूप में। अवधारणाओं के बीच संबंध अंतर्निहित अर्थ संबंधित करता है। सरल शब्दों में यह एक छोटा कथन है जिसे सही या गलत के रूप में आंका जा सकता है। उदाहरण के लिए, पेड़ हरे है। यह कथन 2 तर्कों के साथ कोडित
सबसे कम प्रस्तावक के प्रतिनिधि करता है। रचनात्मक की संकल्पना एक मूल और नवीन विचार या वस्तु बनाने की क्रिया को रचनात्मक के रूप में जाना जाता है। जैसे बिल्डिंग की जो ब्लूप्रिंट होती है ये रचनात्मक होती है। जैसे कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है? जिन समस्या को केवल एक सही समाधान होता है उसे अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। जबकि जब किसी समस्या से एक से अधिक समाधान होता है तो वो अन्य अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। तीन लाइन को एक दूसरे से जोड़ने का कह दिया जाए, आपस में तीनों को एक दूसरे से जोड़ना है तो ट्रायंगल ही बनेगा। ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। लेकिन चार लाइनों को एक दूसरे को एक छोर से जोड़ने पे कई सारे डिजाइन बन सकता है। सब दूसरे को जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से मिला के एक डिजाइन बनानी है, मतलब बस एक छोर ही जुड़ना चाहिए। अगर हम दोनों छोरे को जोड़ेंगे तीन लाइन को तो मानिए बस ट्रायंगल ही बनेगा सिर्फ। रचनात्मक चिंतन के चरण: तैयारी, उष्मायन, प्रदीपन, सत्यापन, मूल्यांकन, विस्तार। ये इसके 5 चरण हैं। ये पूछा जाता है, पहले में तैयारी की जाती है, दूसरे में उष्मायन किया जाता है, तीसरे में प्रदीपन किया जाता है, चतुर्थ में मूल्यांकन और विस्तार किया जाता है। अब आता है समस्या का समाधान, एक अवधारणा। इसमें आपको मेनली दिखाया गया है द टू स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ये एक रूम है जिसमें आपको एक इमेजिन करना है कि आप ये व्यक्ति है जिसके पास दो छत पे लटकते हुए तार है। एक को आप पकड़ सकते हैं, दूसरे को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो एक छूट जाता है। आपके पास ये सब सामान है तो आप इन दोनों को कैसे आपस में जोड़ेंगे? मानी बात है, आप एक का छोर इस कपड़े में पहले बांधेंगे, फिर दूसरा कपड़े का छोर इसमें बांधेंगे, फिर दोनों कपड़े को आपस में खींचते हुए दोनों को जोड़ लेंगे। ये आपको करना है और इसी का सबसे पहले दिया है कैसे कैसे स्टेज होते हैं जो आप करेंगे। पहले आप समस्या की पहचान करेंगे, फिर आप समस्या की परिभाषा देखेंगे, फिर रणनीति तैयार करेंगे, सूचना का संगठन करेंगे, संसाधनों का आवंटन करेंगे, निगरानी करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे कि काम सही से हुआ कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। समस्या हल करने में बाधाएं। बहुत सारी बाधाएं होती है जो क्रिएट हो जाती है। जैसे इन सबको बिना पेंसिल उठाए एक बार बनाना, तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं जो तो आ जाते हैं सबसे पहली बाधाओं पे। प्रयात्मक स्थिरता। हमारी प्रवृत्ति में वस्तुओं को केवल समानता और निरंतर कार्य के प्रकार देखने की आदत होती है। इस प्रकार हमें उन समस्याओं को हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिनमें वस्तुओं के नवीन या नए तरह के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि आप पिछले अनुभाग में चर्चा की गई मैर की दो स्ट्रिंग समस्या को हल करने में सक्षम नहीं थे तो आपको अक्षमता के कारण प्रयात्मक स्थिरता को कह सकते हैं। अपूर्ण प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और वैसी है विशेषताओं या बुद्धि का अभाव, प्रेरणा की कमी, भावात्मक ब्लॉक। और ये आ गया आपका स्व मूल्यांकन प्रश्न 1। निर्णय लेना, विकल्पों में से चुनना। जो आप निर्णय लेते हैं तो उसमें कई सारे विकल्प हो जाते हैं कई बार, सो उसमें से आपको चुनना पड़ता है। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि आप लोग एग्जाम बेस पर है, तो इम्पोर्टेंट आ गया आपका ये। निर्णय लेने में संज्ञानात्मक त्रुटियां। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड पर्यावरण में अनगिनत जानकारी प्राप्त करता है। प्रत्येक मानसिक प्रक्रियाओं से जबरदस्त संज्ञानात्मक भार आता है। अध्ययनों ने सुझाव दिया कि हम संज्ञानात्मक भार को प्रबंधन करने के लिए हम अनजाने में कुछ मानसिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। एक और यह मानसिक सूत्र हमें निर्णय लेने में तेजी लाने में मदद करते हैं, जबकि दूसरी ओर यह गलत निर्णय यानी संज्ञानात्मक त्रुटि की ओर भी ले जाता है। निम्नलिखित में पढ़ने में आपको गलत निर्णय के लिए जिम्मेदारी कारकों और समझाने में मदद मिलेगी। मोटे तौर पर संज्ञानात्मक त्रुटियां के दो स्रोत हैं: स्वतः स्रोत या अनुमान और पूर्वाग्रह। मेनली निर्णय लेने में त्रुटियां होती क्या है, मैं आपको ये समझा दूं छोटे में। तो जब आप कोई नई चीज करते हैं या कोई नया चीज करते हैं तो आपको मानी बात है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं उसको करने के। उसमें से कुछ तो सही होते हैं, कुछ गलत होता है, लेकिन आपको आप अपने हिसाब से उस आइडिया को चुनते हैं जो आपको सही पड़े, जो आपको जल्दी पड़े, जो आपको इजी पड़े, या बहुत सारी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी कल्पनाएं करता है। तो इसमें गलत होने की भी और सही होने की दोनों तरीके की संभावना होती है क्योंकि आपके नहीं होता है। तो स्वतः शोध और अनुमान इसका पहला स्टेप है और दूसरा आता है पूर्वाग्रह।
तो पूर्वाग्रह में तो आपको नाम से ही पता चला, पूर्वाग्रह अगर आपने किया होगा तो आपको पास एक वो एक्सपीरियंस होगा, याद होगी तो आप उसको याद करके दोबारा कर सकते हैं। और स्वतः शोध और अनुमान, ये दो चीज है। स्वतः शोध में मानी बात है आप खुद शोध करेंगे पहले, और अनुमान सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि आप अनुमान लगा कोई काम करेंगे, तो उसमें कुछ निम्नलिखित समस्याएं होंगी। प्रतिनिधित्व स्वतः शोध, उपलब्धता स्वतः शोध, फर्मिंग प्रभाव, और एंकरिंग और एडजस्टिंग स्वतः शोध। और पूर्वाग्रह में भी यही सब है। सहसंबंधी भ्रम, अति आत्मविश्वास, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं अब तो हो ही जाएगा, हम तो एक बार कर चुका है, और ये भ्रम की एक बार इल्यूजन हो जाता है किसी चीज में। पश्च जित पूर्वाग्रह की, जो चीज पहले आप की है वो चीज आपको सही से याद ना आना। और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, यह केवल उस जानकारी की खोज करने की प्रवृत्ति है जो किसी के शुरुआती विचार या परिकल्पना की पुष्टि करेगी और अन्य जानकारी को अनदेखा या नजर नजरअंदाज कर देगी। मतलब कि वो जानकारी आपके दिमाग में आ जाती है लेकिन आप उसको पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते, और बस ये इसको सोच लेते हैं कि बस हमने तो किया था, और पूरा चीज को अवलोकन नहीं करते पॉइंट बाय पॉइंट, और आपसे गलती हो जाती है। सं, संकल्पना, प्रकृति और भाषा का दायरा, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि आप लोग एकदम एग्जाम टाइम आते पढ़ने के लिए तो सिर्फ काम काम की चीजों को बताएं वो ज्यादा है। शिशुओं में भाषा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसके एग्जाम में, इग्नू के एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन बाहर आपको जब आप एमए की तैयारी करेंगे तो या कहीं भी पूछ लेता है। कैसे कैसे इसमें होता है बच्चों में भाषा का विकास। तो सबसे पहले होता है नवजात का वाक्य बोध, ठीक है। फिर आता है नवजात में भाषा का समझ। फिर आता है नवजात में भाषा उच्चारण, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखा है शिशुओं का में भाषा, और यहाँ लिखा है बच्चों में भाषा। अब शिशु एकदम छोटे हो जाते हैं और बच्चे थोड़े उससे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे में भाषा विकास कैसे होता है? पहले वो सीखता है शब्द, फिर सीखता है उसमें उसकी आकृति, ये सब चीजें वो सीखता है। फिर आता है वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। उसमें सब में समझ दिया है। जो बच्चे जो सीखते हैं उसमें पहले वो सीखते हैं 15 से 20 शब्दों के बीच बात कर सकते हैं। 15 से 20 महीने का एक बच्चा, ध्यान से देखिएगा, 15 से 20 महीने का एक बच्चा शब्द को समझने लगता है। और वाक्य वो 18 से 24 महीने की उम्र में समझने, और अक्सर बच्चे शब्दों को संयोजन करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो पहले बच्चे जो शब्द सीखते हैं तो बस शब्द बोल पाते हैं, जैसे पानी, माँ, पापा, जैसे ये शब्द है। फिर उपयोगिता और व्यवहारिकता जैसी आपकी रहेगी, फिर आ जाता है उपयोगिता और व्यवहारिकता, जैसी आपकी रहेगी वैसी चीजें वो सीख पाएगा जल्दी जल्दी। अब ऐसा तो है नहीं आप लोग घर में लड़ाई झगड़ा वाली बात करेंगे और वो एकदम संस्कारी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी। भाषा और विचार के बीच संबंध, सो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम के समय ही वीडियोस देखने आते हैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही पढ़ा है। सो खंड 4, अधिगम और स्मृति, ये जो है हम लोग अब नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्वालिटी, वीडियो में ऑडियो कैसी थी, वीडियो में जो भी आपको कोई प्रॉब्लम या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे किसी भी तरीके का पर्सनल मैसेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। चलो जाओ यार, पढ़ाई करो।